हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज हम बात करेंगे सीडीपी का एक चैप्टर जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लर्निंग्स के बारे में, अर्थात अधिगम के बारे में। और अधिगम के इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे थे अधिगम से जुड़े हुए अलग अलग विद्वानों के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। इससे पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि लर्निंग्स के सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे एक महत्वपूर्ण विद्वान का सिद्धांत है जिनका नाम है स्किनर। इनके सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत का जन्म होता है पावलोव के सिद्धांत के बाद, और सिद्धांत का जन्म होने के पीछे कहीं ना कहीं पावलोव का सिद्धांत ही मेन कारण होता है। क्योंकि यदि आप पूरे सिद्धांत को आप समझेंगे तो इनका जो बेस्ड है सिद्धांत वो है पावलोव का सिद्धांत। अब क्या है, जैसे कि आप लोग के मन में ये जरूर उठ से आएगा सवाल कि सर पावलोव का सिद्धांत में क्या था जो कि इस पर फोकस किया गया था। देखिए, पावलोव ने जो सिद्धांत को बताया था, जो उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था कुत्ते पर, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये था कि भोजन उसके सामने परोसा जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि उसके अंदर में क्या प्रतिक्रिया होती है। तो लार निकलता है भोजन को देख करके। उसके बाद इसी कड़ी में आगे भी आपने ये देखा होगा वीडियो में, तो आपको बताए होंगे कि अब भोजन के स्थान पर घंटी रखी जाती है और घंटी की आवाज़ पर उसको भोजन दिया जाता है। तो कुत्ते का जो लार निकलता है वो अब निकलता है किससे? घंटी की आवाज़ सुनने के बाद। ये यहाँ आप लोगों ने उस कहानी में, उस पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा, जो मैंने कहानी बताई है उसमें, उसके बारे में। अब कहने का मतलब है कि जो पावलोव ने अपने सिद्धांत में बताया उसमें जो लर्नर है, कहने का मतलब है कुत्ता, जो उसमें लर्नर है जिसके आधार पर उन्होंने पूरी थ्योरी बेस्ड की, वो लर्नर जो है वो अपने से कोई क्रिया नहीं कर रहा है। एक अनैच्छिक क्रिया उसके अंतर्गत हो रही है, लार का निकलना। ठीक है, लार का निकलना एक अनैच्छिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत उस पूरी प्रैक्टिकल की जो कहानी उन्होंने बताई, उस प्रैक्टिकल की कहानी के बेस्ड पर पूरा थ्योरी बताया। स्किनर ने इसी चीज़ को कहा, इसी चीज़ में उन्होंने सोचा कि जो लर्नर है यदि वो अनुक्रिया करता है, कुछ क्रिया एक्टिव रहता है यदि वो, तो हमें ये जानने में ज़्यादा आसानी होगी कि लर्नर कैसे सीखता है। लर्नर कुछ कर ही नहीं रहा है, वो अनैच्छिक क्रियाओं पर निर्भर कर रहा है, तो लर्निंग कैसे आएगी, इस चीज़ को आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो उसी बेस्ड पर इन्होंने अपनी थ्योरी बताई, और उन्होंने जो भी स्किनर ने जो भी प्रैक्टिकल किया वो प्रैक्टिकल किया जिसमें लर्नर्स को, यानी कि जो प्रैक्टिकल में जो ऑब्जेक्ट इन्होंने यूज़ किया उसको फ्री छोड़ा। ठीक है, फ्री छोड़ा, बताएंगे कहानी में। चूहे पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें आपको देखना है कि मतलब स्किनर ने ये दिखाया कि लर्नर्स जो है वो कैसे सीखता है, एक्टिव होकर के। ठीक है, और उन्होंने वहाँ अनैच्छिक क्रिया का उपयोग किया, और यहाँ है कि ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया होती है और लर्नर्स जो है वो खुद करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस पूरे कहानी को, पूरे सिद्धांत को। ठीक है, शिक्षा की दृष्टिकोण से भी यह जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, खास करके यदि वो स्किनर सिद्धांतों को फॉलो करता है। कोई भी जो टीचर्स हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो स्किनर थ्योरी पर बिलीव करता है, वो ज़्यादातर इस सिद्धांत को ही फॉलो करता है। आइए देखते हैं क्या है इस सिद्धांत में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है बोर्ड पर कि जिस तरह पावलोव का नाम क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से जुड़ा है, स्किनर का नाम साधनात्मक अनुबंधन से जुड़ा हुआ है। जैसे अनुबंधन सिद्धांत में दो तरीके का सिद्धांत आया था, जिसमें एक क्लासिकी था और दूसरा था साधनात्मक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल जिसको कह सकते हैं। तो
स्किनर का जो नाम है वो जुड़ा हुआ किससे, ध्यान रखिएगा, साधनात्मक अनुबंधन से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रख दिया था, यहाँ कलेक्ट कर दिया था। उसके बाद अब यहाँ आपको बताते हैं स्किनर का चूहे का पर प्रयोग जो था उसके बारे में। ठीक है, स्किनर ने क्या किया कि एक प्रैक्टिकल किया, उसमें एक बक्से कर लिया, बक्से जिसको कि बाद में स्किनर बक्सा कर दिया गया। जिस समय ये प्रैक्टिकल किया था उसमें स्किनर ने इसका नाम नहीं दिया था कि इसका स्किनर बक्सा, लेकिन उसको मानने वाले बाद में जो विद्वान इस पर रिसर्च करने लगे उन्होंने इस बक्से का नाम ही स्किनर बक्सा रखा, स्किनर के सम्मान में। तो एक बक्से का, एक पिंजरे का निर्माण किया, एक पिंजरा रखा जिसके अंदर एक बटन रखा जिसको लीवर कह सकते, लीवर रखा। उस लीवर पर पैर दबते ही खाना आ जाता था, खाने की गोली आ जाती थी और चूहा को फ्री छोड़ा गया उस पिंजरे के अंदर। शुरू में चूहा क्या करता है कि इधर उधर घूमता है और घूमता है, तो इस दौरान वह कई जगह पर दरवाजे को काटता है, दीवार को काटता है और ये घूमते घूमते एक बार उस लीवर के पास पहुंच जाता है। लीवर के पास पहुंचता है तो लीवर जैसे ही वो दबता है, उससे अनैच्छिक रूप से दब जाता है। तो अनैच्छिक रूप से जब वो दबता है तो उसके बाद उसके सामने खाने की गोली आती है, वो गोली को खाता है। फिर वह इधर उधर घूमता है दूसरे प्रयास में, तो फिर उसको देखता है कि फिर वहाँ दबता है तो फिर वो गोली आती है। धीरे धीरे उसके जो घूमने प्रयास जो कर रहा है उस जगह को खोजने में, वो धीरे धीरे कम होता है। अंत में ऐसा आता है कि वह डायरेक्ट उसी लीवर को दबाता है और खाने की गोली वो खा लेता है। ये कहानी है, ये स्किनर ने जो प्रैक्टिकल किया था उसका। अब इससे जुड़े हुए कई सारे चीज़ें आई, उन्होंने बताया, ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया। और प्रैक्टिकल में यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो चूहा है वो फ्री है, वो क्रिया कर रहा है अपने स्वयं, कोई ऐच्छिक क्रिया कर रहा है, उसकी इच्छा होती है वो क्रिया करता है। ठीक है, अब पुनर्बलन उससे प्राप्त होता है। पुनर्बलन मतलब आपको बताए थे पुनः बल मिलना, अर्थात कोई ऐसी क्रिया जिसमें आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाता है, कुछ ऐसी बाह्य शक्तियाँ या इंटरनल शक्तियाँ मिल जाती हैं जिसके बाद आपको आगे काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है, उसी को पुनर्बलन कहा जाता है। तो जब उसको भोजन मिल जाता है तो उसको फिर से वो क्रिया करने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, फिर से उसको पुनर्बलन मिल जाता है, तो फिर से वो वही क्रिया करता है। ठीक है, ये इन्होंने इसमें अपने सिद्धांत में कहा, किसने, तो स्किनर ने। अब इस सिद्धांत के बारे में जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावलोव में प्रयोज मैंने तो जो ऑब्जेक्ट था उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रयोज जो था वो कुत्ता निष्क्रिय होता है, जो आपको बताए, जबकि स्किनर के सिद्धांत में प्रयोज जो है चूहा यानी सक्रिय होता है। ये डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद स्किनर के इस प्रयोग से सीखने का व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। पावलोव का जो अध्ययन था उसमें सीखना कैसे है, सीखने का व्यवहार जो है वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सक्रिय है ही नहीं, निष्क्रिय होता है। जबकि स्किनर ने जो किया उसमें ऑब्जेक्ट जो है, जो लर्नर जो है वो क्या है, सक्रिय भूमिका में है, सक्रिय रूप से वही काम कर रहा है। तो आप इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं उसकी एक्टिविटी को और ये बता सकते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस क्या हो सकती है, उस समय उसका व्यवहार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम आपके बारे में बताएंगे कि इनके इस प्रैक्टिकल के बाद इन्होंने जो सिद्धांत, जो अपनी थ्योरी बताई, उस थ्योरी की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने छांटा है। लगभग 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उन 5 टॉपिक्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला जो है वो सीखने के 2 प्रकार है। इस स्किनर का देखिए, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा कि ये किसके बारे में है, तो स्किनर के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं, उन्हीं को मैं यहाँ आपको लिखाऊं। तो पहला जो उन्होंने बताया था कि सीखने के 2 प्रकार हैं। ठीक है, अब सीखने के 2 प्रकार हैं, कौन कौन है, तो पहला आप देखिए प्रतिवादी अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया में है कि स्पष्ट उद्दीपन होता है।
स्पष्ट उद्दीपन यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऐसी चीज़ें जो आपको आगे की ओर काम करने के लिए उत्तेजित करती है, उद्दीपन करती है। ठीक है, तो अस्पष्ट उद्दीपन होता है, स्वरूप अनैच्छिक होता है। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें क्या था कि भोजन उसके सामने लाया जाता है, यानी कि उसका उद्दीपन जो है सामने स्पष्ट है, भोजन है। लेकिन देखिएगा जब स्किनर का, तो उसमें भोजन दिखाई नहीं देता, बटन के दबने के बाद, लीवर दबने के बाद उसको भोजन मिलता है, तो उद्दीपन जो है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीटेट में खास करके यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जेटेट में यहाँ तक नहीं जाएगा, आपसे ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो शैक्षिक मूल्य से पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब पूछेगा तो ठीक है, जेटेट में भी पूछ ले तो हम पहले देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रतिवादी अनुक्रिया में क्या होता है कि स्पष्ट उद्दीपन होता है और स्वरूप जो होता है वो अनैच्छिक होता है। जैसे उसमें लार जो निकलता है वो अनैच्छिक है, भोजन देखने के बाद उसमें यदि क्या वो इच्छा नहीं करेगा तो क्या लार नहीं निकलेगा, जैसे ऑटोमेटिक है कि उसमें अनिच्छा के बावजूद भी लार निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं। क्या पूछेगा कि किस विद्वान ने प्रतिवादी अनुक्रिया के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो ये हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रतिवादी अनुक्रिया के जो प्रतिवादी अनुक्रिया को आधार मान करके किस प्रकार के सिद्धांत को पावलोव ने दिया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि प्रतिवादी अनुक्रिया के आधार पर सिद्धांत दिया गया है तो उसको कहा जाता है एस टाइप अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, या एस टाइप अनुबंधन सिद्धांत कह सकते हैं आप। ठीक है, एस टाइप अनुबंधन सिद्धांत। अब दूसरा जो है उसको समझिए, दूसरा जो लर्निंग का सीखने के दो प्रकार उन्होंने बताया, दूसरा जो है वो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में क्या होता है कि जो उद्दीपन है वो अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ठीक है, क्लियरली नहीं होता है, स्पष्ट उद्दीपन नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। जबकि स्वरूप कैसा होगा तो ऐच्छिक होगा, स्वरूप कैसा होगा, ऐच्छिक होगा। कहने का मतलब अब समझिएगा सिद्धांत को कि स्किनर ने क्या किया कि भोजन को अस्पष्ट रखा, यानी कि उद्दीपन का जो चीज़ था उसको अस्पष्ट रखा, दिखाई नहीं देता था जो लर्नर था। लेकिन जब उसको उस क्रिया को, जब वो क्रिया करता है, घूमता है और उससे लीवर दबता है, और लीवर दबने के बाद भोजन उसको मिलता है, तो भोजन मिलता है तो उस समय उसकी इच्छा क्या थी, इच्छा वो अपने अनुसार से कर रहा था कि ऐसे ही अनिच्छा से कर रहा था, ऐसा तो नहीं ना है, ऐच्छिक थी, ऐच्छिक थी। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको आर टाइप सिद्धांत कहा जाता है, आर टाइप अनुबंधन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एस टाइप अनुबंधन किसको कहते हैं, ये पूछ सकता है कि एस टाइप अनुबंधन में क्या होता है। एस टाइप अनुबंधन में उद्दीपन स्पष्ट होता है और स्वरूप अनैच्छिक होता है। जबकि आर टाइप अनुबंधन में क्या होता है कि उद्दीपन जो है वो अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ठीक है, अस्पष्ट होता है, जबकि इसमें स्वरूप जो होता है वो ऐच्छिक होता है। इस चीज़ को समझिएगा, नहीं है यदि आपको एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने बताया था पुनर्बलन के बारे में। देखिए, पुनर्बलन जो इन्होंने बताया था ये काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी फॉलो करने वाला चीज़ था। अभी भी इसका फॉलो करना ज़रूरी है यदि आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो। देखिए, इसको समझिएगा, हम बता रहे हैं इसके बारे में, यहाँ समझिएगा क्या है, भले इससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है। इन्होंने क्या कहा कि पुनर्बलन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, धनात्मक पुनर्बलन में क्या आता है, आप पुरस्कार दीजिए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो क्या है, धनात्मक पुनर्बलन कहने का मतलब है जिससे बच्चा जो या जिससे लर्नर जो है उसके दिमाग में सकारात्मक चीज़ें यदि चलती है तो उसको धनात्मक पुनर्बलन कहेंगे।
लेकिन जब उसके अंदर में सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक चीज़ों में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक चीज़ें उसके मन में आती हैं तो उसको कहेंगे ऋणात्मक पुनर्बलन। तो ऋणात्मक पुनर्बलन में क्या आएगा? दंड आएगा। ठीक है, दंड इसमें आएगा ऋणात्मक पुनर्बलन में। अब इसमें आगे समझिएगा कि स्किनर ने इन्हें इसमें क्या कहा था कि स्किनर ने माना था कि बच्चों को यदि आप सिखा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, लर्निंग्स दे रहे हैं, तो बच्चे को आप सकारात्मक यानी कि धनात्मक पुनर्बलन पर जोर दीजिए। इन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि ऋणात्मक पुनर्बलन का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। स्किनर ने किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया था? तो स्किनर ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था धनात्मक पुनर्बलन के बारे में। अब चूंकि इससे आगे भी टॉपिक है इसके बारे में, पुनर्बलन के बारे में, इससे आगे और आपको बता रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने तीसरा जो हम आपको विशेषता बता रहे हैं या तीसरा जो महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन का एक सीक्वेंस इन्होंने बताया। ठीक है, क्या बताया? इसको भी मैंने दो भागों में रखा है कि आंशिक या विरामी पुनर्बलन कह सकते हैं और दूसरा सतत पुनर्बलन कह सकते हैं। अब समझिएगा कि आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन या विरामी पुनर्बलन में क्या अंतर है। देखिए, सतत पुनर्बलन अलग है, विरामी या आंशिक पुनर्बलन दोनों एक हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। समझिएगा, आंशिक पुनर्बलन और विरामी पुनर्बलन क्या होता है। जब बच्चे को आप सिखा रहे हैं और बच्चा उसमें से 50 अटेम्प्ट करता है। ठीक है, 50 बार कोशिश करता है और 50 बार में आप उसको क्या करते हैं कि कभी कभी उसको मोटिवेट करते हैं। 2 बार प्रयास किया, चलो मोटिवेट किए, फिर 10 बार में किए, फिर 30 बार में किए, यानी कि उसको मोटिवेट करने के लिए, यानी कि उसको, जैसे आप समझिए, अब ये थ्योरी से ही बताते हैं। जैसे जो लर्नर्स था, चूहा जो है, उसका बार बार दबाने के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार दबाने के बाद उसको 1 बार खाना दिए, फिर उसका ये अटेम्प्ट कभी कभार निश्चिंत नहीं है, उसको भोजन देते हैं, तो कहलाएगा आंशिक, या कह सकते हैं इसको विरामी पुनर्बलन। ठीक है। सतत पुनर्बलन क्या हुआ कि एक कंटिन्यूटी हम लाते हैं कि पहला प्रयास यदि करता है तो उसको खाना दीजिए, उसको भोजन दीजिए। चूहे को तुरंत भोजन मिलता है, वो दूसरा वर्क करता है, फिर उसको खाना मिलता है, तीसरा वर्क करता है, फिर उसको खाना मिलता है, चौथा वर्क करता है। यानी कि यदि आप उसको सतत कंटिन्यू उसको पुनर्बलित करते हैं तो लर्निंग्स उसका जल्दी होता है। ठीक है, ये इनका कहना था, इसको आप समझिएगा। अब हम आगे बताएंगे, शैक्षिक मूल्य में बताएंगे इसके महत्व के बारे में। अभी फिलहाल चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा था अंतर्नोद के बारे में, जिसको अंग्रेजी में ड्राइव कहा जाता है। समझिएगा अंतर्नोद क्या होता है, क्योंकि अंतर्नोद यदि आपसे पूछेगा तो अंतर्नोद का टर्म पूछेगा कि अंतर्नोद का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब आप समझ लीजिए, बाकी बात इससे उतना मतलब नहीं है। तो हम अंतर्नोद के बारे में बता रहे हैं कि अंतर्नोद जो है वो क्या है, तो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। यानी कि वो आंतरिक अवस्था, जैसे अब उसको भोजन मिलता है तो फिर उसमें कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सा मानसिक स्थिति उसके अंतर्गत चलती है, शारीरिक अवस्था किस प्रकार से होती है, ताकि फिर से वो उसी कार्य को करने के लिए, उसी लीवर को दबाने के लिए प्रेरित होता है। इसको कहा जाता है क्या, तो अंतर्नोद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए, जहां आपको लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, रिवाइंड कीजिएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेपिंग के बारे में। शेपिंग मतलब समझ लीजिए क्या होता है, स्वरूप होता है ना। स्वरूप चेंज करना या स्वरूप सीधा आप समझ लें। शेपिंग इंग्लिश वर्ड है तो शेपिंग समझ रहे होंगे। वैसी प्रविधि जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। यानी कि ऐसा स्वरूप बनाना, ऐसा रूप उसमें बनाना ताकि वो धीरे धीरे करके
लर्निंग्स की ओर चला जाए, जो हम एम लगाए हुए हैं कि इतना लर्निंग्स हमको देना है उसको, उस मंजिल तक पहुंचाना ही, और जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रविधि का हम प्रयोग करते हैं, वो पूरा फंक्शन जो है, वो पूरा प्रोसेस जो है, वो कहलाता है क्या, तो शेपिंग। ठीक, फिर से एक बार इसको हम बताते हैं, देख लीजिए। वैसी प्रविधि जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, कहने का मतलब है जो व्यक्ति काम करने के लिए जो एक्टिविटी करता, व्यवहार करता है, धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक ले जाने का जो प्रोसेस है, उसको कहा जाता है क्या, शेपिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, शेपिंग प्रविधि को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहा जाता है। सन्निकट मतलब नजदीक ले जाना, ठीक है, यानी कि अपने उद्देश्यों के नजदीक ले जाना क्रमिक सन्निकटन है ना। क्रमिक सन्निकटन की विधि कहा जाता है कि धीरे धीरे उसको मंजिल तक ले जाइए। ठीक है, मनुष्यों के साथ शेपिंग प्रविधि में पुनर्बलन का प्रभाव अधिकतर ऑटोमेटिक होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ ऑटोमेटिक का हिंदी जो है बड़ा अजीब दिया हुआ था, हम आपको लिख देते हैं विवेचित। ठीक है, तो हम ये विवेचित आपको नहीं दे रहे हैं, वर्ड नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हो सकता है वर्ड आपको पूछ दे कि विवेचित मतलब क्या होता है, तो आप विवेचित ऑटोमेटिक आप समझिएगा। ऑटोमेटिक, विवेचित का अंग्रेजी जो है वो ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक हम लोग सब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को हम लिखने का मतलब क्या था कि मनुष्यों के साथ शेपिंग प्रविधि में पुनर्बलन जो होता है, उसका प्रभाव अधिकतर ऑटोमेटिक होता है, पुनर्बलन होता है, तो अधिकतर ऐसे ही वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मनुष्यों में ऐसा होता है। अब देखते हैं इनके शैक्षिक आशय पर, कि ये पूरा थ्योरी था। थ्योरी के जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको मैं बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, खास करके जो मैं 4-5 में उसमें सीखने के 2 प्रकार, पुनर्बलन और पुनर्बलन अनुसूची जो 3 बताए हैं, उस पर अब खासा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इनके शैक्षिक मूल्यों पर, इनका शैक्षिक जो महत्व क्या रहा है इनके सिद्धांत का, उसके बारे में। सबसे पहला है कि उद्देश्य परिभाषित करना, ताकि यह पता लग पाए कि वह पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस स्किनर के सिद्धांत से ये आपको समझ में आएगा, या इनके सिद्धांत का यह देन रहा कि जो भी टीचिंग या लर्निंग कराना चाह रहे हैं, उनको ये पहले पता होना चाहिए कि उनका एम क्या है। और जब वो लास्ट में जब लर्निंग उनका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा, मान के चलिए हम 40 मिनट के लिए बच्चे के पास क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बच्चे को आज क्या पढ़ाने वाले हैं और बच्चा उससे क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, और जब हम क्लास से निकलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने जो आज पढ़ाया है, जो मैंने आज सिखाया है बच्चों को, वो कितना हद तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत से ये हमको मिलता है, इसका जो सहयोग कह सकते हैं, सिद्धांत की देन है ये। दूसरा है कि छात्रों में शिक्षक के डर के स्थान पर स्वयं से बिना डरे कार्य करने को प्रोत्साहन। इन सिद्धांत के आधार पर यह पता चलता है कि धनात्मक पुनर्बलन को आप जोर दीजिए। कहने का मतलब है कि बच्चे में डर नहीं होना चाहिए कि शिक्षक को देखा और शिक्षक को देखने के बाद वो लर्निंग रट रहा है, पढ़ रहा है, याद कर रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि शिक्षक नहीं भी रहे तो भी वो पुनर्बलित हो और वो सीखने के लिए अग्रसर हो। ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, या छात्र जो है स्वयं पुनर्बलित हो, या छात्र में डर नहीं हो, बिना डर का वो कार्यों में संलग्न हो जाए। तीसरा जो है वो बालकों के सिखाने के समय, ध्यान रखिएगा इस तीसरे पॉइंट को, बालकों को सिखाने के समय पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। यहाँ वर्ड छूटा हुआ है, इसके समय यहाँ लिख दीजिए सतत। ध्यान रखिएगा, क्या हम यहाँ चेंज किए हैं, बालकों को सिखाने के समय सतत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। सिखाने के यह सेंटेंस को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बालकों को सिखाने के प्रारंभिक समय में, जब आप सिखा रहे हैं और वो प्रारंभिक स्टेज होता है, प्रथम स्टेज यदि कहें तो प्रारंभिक स्टेज में उसको सतत पुनर्बलन कीजिए, सतत रूप से उसको, कंटिन्यू रूप से उसको पुनर्बलित कीजिए। यानी कि यदि रिवार्ड आपको देना है तो रिवार्ड दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली उसको रिवार्ड दीजिए, लेकिन उसको प्रोत्साहन कीजिए, क्लैपिंग कीजिए, कभी कभी उसको खड़ा करके सम्मानित कर दीजिए। इस तरह से यदि कंटिन्यू उसको पुनर्बलित कीजिएगा तो बाद में फिर आप उसको आंशिक रूप से भी पुनर्बलित करेंगे तो उसका लर्निंग प्रोसेस बहुत बढ़िया होगा।
ठीक है, कहने का मतलब ये था कि बालकों को सिखाने के समय सतत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, बाद में आंशिक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है चौथा वो है बाह्य पुनर्बलन पर जोर। इन्होंने बाह्य पुनर्बलन पर जोर दिया था, साथ में दंड का प्रयोग धनात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन के बारे में इन्होंने नहीं कहा कि ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट है कि जो भी स्किनर थ्योरी को जो भी पालन करने वाले हैं, जो स्किनर मेथड को मानते हैं, वो स्किनर मेथड वाले कभी भी भाषण मेथड को, कभी भी लेक्चर मेथड को कभी भी सही नहीं मानेंगे। हमेशा वो करके सीखने पर ध्यान देंगे, करके समझने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, ये था आपका स्किनर का थ्योरी। फिर भी हम देखेंगे, यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें यदि आपको ये वीडियो और ये स्किनर का थ्योरी आपको समझ में आ गया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और साथ में ये भी कहेंगे कि यदि आपको ये थ्योरी में कहीं कुछ लग रहा हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में आपको उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। Thank you for watching.